Today we will start the new chapter, that is accounts of banking companies. Banking companies कौन सी हैं जो बैंकिंग बिजनेस में डील करती हैं, लोगों का पैसा लेती हैं, लोगों को पैसा देती हैं, डिपॉजिट्स उनके पास आते हैं और एडवांसेस वो लोगों को देते हैं, उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट वो रिसीव करती हैं। तो जो भी कंपनी पैसे का ऐसा लेन देन कर रही है वो बैंकिंग कंपनी है। तो उनके फाइनल अकाउंट्स के बारे में हमने बात करनी है आज। बैंकिंग कंपनीज जो हैं उनको ये कंपलसरी होता है कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर जो है वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करें, फाइनल अकाउंट्स। आपने अभी तक जो पहले किया है उस पे सब पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब हम बैंकिंग कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल होता है। अगर किसी सर्कमस्टांसेस में, किसी केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 साइलेंट होता है और वहां कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर हमारे पास फॉर्म ए और फॉर्म बी दो फॉर्म्स होते हैं, और फॉर्म ए जो है वो हमें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बताता है जिसके अंदर 1 से लेकर 12 तक स्केड्यूल्स होते हैं। फॉर्म बी जो है वो हमें फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है जो कि हमें 13 से 16 तक के स्केड्यूल्स बताते हैं। स्केड्यूल 17 एंड 18 दीज आर कंसिस्टेंट ऑफ नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो हम अगर आपके कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको ये जो थर्ड शेड्यूल है इसके बारे में बात करनी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, जो हमें फॉर्म ए और फॉर्म बी बताता है। 1 से लेकर 12 तक आपने स्केड्यूल सीखने हैं बैलेंस शीट के, और 13 से 16 तक आपने सीखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। 17 एंड 18 इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इसमें नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, आपके सिलेबस में कवर अप नहीं करेंगे इसके। तो ये देखकर घबराना नहीं है कि 1 से 12 तक, ये 13 से 16 तक बहुत लंबा हो जाएगा, हमें इतने सारे स्केड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, हमें याद कैसे रहेंगे। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप समझेंगे चीजों को तो वो अपने आप आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो बिना याद के याद हो जाएगा। यानी कि आपको लेक्चर के बाद जब हम जिस दिन बैलेंस शीट कराएंगे आपसे पूछेंगे तो आप 1 से 16 तक अपने आप बता देंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा स्केड्यूल बनता है। सो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले इनकम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो अगर हम इनकम की बात करें, इनकम अर्न्ड और अदर इनकम, दो कैटेगरीज बनाई है मैंने। तो सबसे पहले जो भी इनकम की हम अगर बात करते हैं कि बैंकिंग कंपनी को P&L अकाउंट में दो चीजें लिखनी है, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर। को भी P&L इसी से बनता है। तो बैंकिंग कंपनी की सबसे बड़ी इनकम कहाँ से आती है? इंटरेस्ट से। क्योंकि बैंक में आप लोग जो पैसा जमा कराते हो और जो पैसा निकलवाते हो, दोनों ही ट्रांजैक्शंस पे इंटरेस्ट होता है, एक पे मिलता है एक पे देते हैं। तो अगर बैंकिंग कंपनी का काम ही यही है लोगों को पैसा देना, तो लोगों को पैसा देने के बदले में वो उनसे क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है। तो इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी इनकम जो है वो होती है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स। तो इनकम में मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें 13, 14, 15 और 16 ये चार हमें याद करने हैं, चार समझने हैं। तो 13 नंबर पे सबसे पहले आता है इंटरेस्ट अर्न्ड। 1 से 12 बैलेंस शीट से रिलेटेड है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम फॉर्म बी यानी कि P&L अकाउंट सीखेंगे। तो P&L अकाउंट में सबसे ऊपर इनकम आती है, और इनकम में सबसे बड़ी इनकम किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए होती है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम को हमने किस में दिखाया? स्केड्यूल नंबर 13 में। उसके अलावा कोई भी तरह की इनकम होगी, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी इनको, उन सबको हमने किस में डाल देना है? नंबर 14 में। यानी कि कोई कमीशन मिल रहा है, कोई ब्रोकरेज मिल रही है, कुछ भी इनकम हमें अलग से आ रही है जो इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो अभी मैं कुछ इनकम्स के नाम लूंगी यहाँ पर, जब आगे हम फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको बाय नेम पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट की इनकम है या
इंटरेस्ट की इनकम नहीं है। अगर तो इंटरेस्ट की इनकम है तो कौन से नंबर में आएगी? शेड्यूल 13 में। और अगर इंटरेस्ट की इनकम नहीं है तो किस में आएगी? 14। तो हमने दोनों का टोटल जो है वो यहाँ पर कर देना है, इंटरेस्ट की इनकम का भी और अदर इनकम का भी। अब यहाँ पर तो हमने सीधा टोटल लिखना होता है, तो इसका मतलब इसकी डिटेल हमें आगे बनानी पड़ेगी, तो वो अभी मैं आगे शो करूंगी, पहले ये स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, दैट इज एक्सपेंडिचर। जैसे इंटरेस्ट सबसे बड़ी इनकम है, वैसे ही किसी बैंकिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट सबसे बड़ा क्या है? एक्सपेंडिचर भी है। जो भी पैसा आप लोगों ने कंपनी को जमा करा के रखा हुआ है, यानी कि आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, उस जमा कराई हुई पूंजी पर बैंक ब्याज देती है, तो वो ब्याज आपके लिए इनकम है, लेकिन बैंकिंग कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस है मैम। क्योंकि बैंकिंग कंपनी लेन देन ही पैसों में करती है, पैसा लिया पैसा दिया, तो उसके लिए सबसे बड़ा खर्चा भी इंटरेस्ट है और सबसे बड़ी इनकम भी इंटरेस्ट है। तो जैसे हमने इंटरेस्ट की इनकम को 13 में दिखाया था, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को हमें किस में दिखाना है? शेड्यूल नंबर 15 में। क्लियर है? यस मैम। जितनी भी तरह के डिपॉजिट्स होंगे, जितनी भी तरह के डिपॉजिट्स होंगे, उन सब के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 15 में आ जाएगा, और इंटरेस्ट के अलावा कोई भी खर्चा होगा वो किस में आ जाएगा? 16 में। तो दैट मीन्स इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हमें ये पता है कि P&L अकाउंट के 4 नंबर हैं, 13, 14, 15 एंड 16। 13 रिलेटेड है इनकम से और 14 भी रिलेटेड है इनकम से, और 15 और 16 दोनों रिलेटेड है एक्सपेंडिचर से। तो हमने बहुत सिंपली कैटेगराइज कर दिया, 13 में डाल दिए इंटरेस्ट के इनकम, 14 में डाल दिए अदर इनकम, 15 में डाल दिए इंटरेस्ट के खर्चे और 16 में डाल दिए अदर खर्चे। अब ये बताओ, ये चारों याद हुए कि नहीं हुए? यस मैम। तो 16 में से 4 तो याद हो गए आपको, और वो चारों में कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत है क्या? या समझ में आ गया कि P&L अकाउंट में हमें एक तो इंटरेस्ट की इनकम दिखानी है, एक दूसरी इनकम दिखानी है, एक इंटरेस्ट का खर्चा दिखाना और एक दूसरा खर्चा दिखाना है। अब 13, 14, 15, 16 के बाद हम यहाँ पर एक आइटम लिखते हैं, दैट इज प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी। इसको अलग से किसी स्केड्यूल के अंडर नहीं दिखाया जाता है। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी हम नोट्स में बस दिखा देंगे और उसका टोटल यहाँ लिख देंगे। इसके अंदर क्या चीजें आती हैं? प्रोविजन फॉर doubtful debts and provision for taxation। कोई भी प्रोविजन आपने बनाया होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका हम दिखा देंगे टोटल। अब हमने क्या करना है, ये 2 आइटम्स का टोटल किया, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया A, और फिर इन 3 आइटम्स का टोटल किया और इसको मैंने लिख दिया B। अब मुझे निकालना है 3rd नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर। तो इसके अंदर मुझे निकालना है A माइनस B। ये हमने लिखा, ठीक है। यहीं पर यहाँ मैंने एक चीज और लिखनी है, दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। जैसे मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन बताया था, उसमें हम पिछले साल का प्रॉफिट भी लिखते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा वो हमने यहाँ लिखना है। ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर के प्रॉफिट में से हमने जो हमारा पिछले साल का प्रॉफिट या लॉस है वो हमने एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होंगे वो हमारे टोटल यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारी आती है 4th आइटम, विच इज नोन एज एप्रोप्रिएशंस। अब एप्रोप्रिएशंस क्या है? एप्रोप्रिएशंस के अंदर हमारे पास, जैसे हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया, डिविडेंड पे किया, कोई भी चीज जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट निकलने के बाद एप्रोप्रिएट की जाती है, बांटी जाती है, उसको हम एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए अपने करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना कंपल्सरी है।
यानी कि क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट हो या बोल रहा हो, आपने अपने आप करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना ही डालना है। दिस इज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब अगर मान लो आपके यहाँ पे करंट ईयर के प्रॉफिट हैं सपोज 1 लाख और आपके पिछले साल के प्रॉफिट थे 80,000, तो आपके टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए? 1,80,000 हो गए। अब 1,80,000 में से एप्रोप्रिएशन 25% किसका करोगे आप? वन लाख का मैम। यस, करंट ईयर के प्रॉफिट का 1 लाख का, 180 का नहीं करना आपको, आपको 1 लाख का 25% जो है वो ट्रांसफर करना है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। बात क्लियर है? यस मैम। और यस मैम। उसके बाद जो भी बचेगा, यानी कि जो आपका थर्ड का टोटल आया हुआ होगा और फोर्थ का जो टोटल आया होगा उसको जब आप माइनस कर दोगे, यानी कि थर्ड के टोटल में से फोर्थ का टोटल आप माइनस करोगे, तो ये जो बैलेंस आएगा ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि हमारा जो 13 है दैट इज इंटरेस्ट अर्न्ड। तो इंटरेस्ट या इसमें हमने 4 आइटम्स लिखी हैं। देखो 13 के अंदर भी हमने 4 आइटम्स लिखी हैं। पहला, इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल्स। हमने कहा कि किसी भी बैंकिंग कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है उस मान लो कोई भी कस्टमर है वो बिल किसी से लेता है, अब वो बिल 2 महीने का है, 3 महीने का है, लेकिन मुझे पैसा आज ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हमारा बिल डिस्काउंट करवा दीजिए। तो बैंक जो है मान लो 10,000 का बिल है, उस पर 200 रुपए काट लेता है और आपको 9800 पकड़ा देता है। तो वो जो 200 रुपए बैंक ने डिस्काउंट के काटे वो बैंक के लिए क्या है? वो इनकम है। तो इसका मतलब जितनी भी इंटरेस्ट की इनकम आती है और जितनी भी डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल्स आते हैं वो हमारे स्केड्यूल नंबर 13 में आते हैं। अब सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है मैम। इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी इंटरेस्ट इनकम हो गई। अगर वहां पे क्वेश्चन में लिखा है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये 13 में जाएगी या 14 में जाएगी, क्योंकि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन सी इनकम होती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब इंटरेस्ट की इनकम होती है तो ये भी हमारा नंबर 13 में जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद अदर बैंक्स इंक्लूडिंग विद आरबीआई। अब मान लीजिए मेरा कोई बैंक है और मैंने अपना पैसा जो है वो रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, तो रिजर्व बैंक में जो मेरा पैसा पड़ा है, क्या रिजर्व बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगा? बिल्कुल देगा मैम। तो अगर वो मुझे इंटरेस्ट देगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद अदर बैंक्स, किसी भी बैंक में अगर मेरा पैसा पड़ा है या आरबीआई में मेरा पैसा पड़ा है तो उसके ऊपर भी मुझे किस तरह की इनकम आने वाली है? इंटरेस्ट की इनकम आने वाली है। तो इसका मतलब ये तो बाय नेम ही मुझे क्लियर हो रहे हैं। फोर्थ नंबर पे मैंने लिख दिया अदर। अदर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आ रही लेकिन वो है इंटरेस्ट ही, उसको हम अदर में डालेंगे और इन सब का टोटल हमारा स्केड्यूल नंबर 13 के टोटल में मेन इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं नंबर 14 की। आपको मैंने कहा कि क्वेश्चन में मान लो 10 तरह की 15 तरह की इनकम दे रखी है। आपके लिए बहुत इजी जॉब क्या है कि आप उसमें से छांटो कि इंटरेस्ट की इनकम कौन सी है। इंटरेस्ट की इनकम छांट के उसको लिख दो 13 में, बाकी बची हुई सारी इनकम किस में आ जाएगी? 14 नंबर में। तो उसमें देखो कौन कौन सी इनकम है, उसमें हमें बाय नेम पता लगेगा कि ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, किसी भी तरह से दलाली, कमीशन, ये क्या इंटरेस्ट की इनकम है? नो मैम। रेंट रिसीव्ड, क्या ये इंटरेस्ट की इनकम है? नो मैम।
नो। नो मैम। अब थर्ड देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब किसी कंपनी में कर रखी है तो रेगुलरली आपका पैसा वो कंपनी यूज कर रही है, इसलिए वो आपको उसको यूज करने के बदले में उसका ब्याज दे रही है। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट बेच दी गई तो अब उसके बाद बेचने पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा, क्या वो इंटरेस्ट की इनकम है? नो मैम। नहीं। नो मैम। नो मैम। इन्वेस्टमेंट जब हुई है तब उसके ऊपर जो इनकम है वो तो इंटरेस्ट की इनकम है, लेकिन जब हमने इन्वेस्टमेंट को डिस्कार्ड कर दिया, उसको सेल कर दिया, तो उसके सेल करने से जो प्रॉफिट या लॉस आया वो किसी भी हाल में इंटरेस्ट इनकम नहीं है। तो उसमें हमारे पास अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हो या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हो तो हम उसको एडजस्ट करके लिखते हैं, यानी कि प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करके लिखते हैं। अगर लॉस ज्यादा होगा तो यहाँ ब्रैकेट डाल के लिख देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो नॉर्मल लिख देंगे। देन है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारा इंटरेस्ट का इनकम नहीं है। यहां पर हमने सेल नहीं किया लेकिन इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करके बुक्स में नए तरीके से दिखाया, तो जब रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो भी आपका इंटरेस्ट का इनकम किसी भी हाल में नहीं है। सेम इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड या मिसलेनियस इनकम। तो इनमें से कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसको नेम से हमें ये लग रहा हो कि ये तो इंटरेस्ट की इनकम थी और 13 में आनी चाहिए थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जहां हमें पता लग रहा है कि इंटरेस्ट की इनकम है वो हमने सारी लिख दी 13 में, और इंटरेस्ट के अलावा बैंकिंग कंपनी को जो भी कोई इनकम होती है उसको हम उठा के किस में लिख देते हैं, नंबर 14 में। क्लियर है यहां तक? यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं नंबर 15 की। 15 में हमने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब इंटरेस्ट का खर्चा। तो खर्चा किस चीज पे होगा? यहां पर देखो हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो ये डिपॉजिट्स हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, टर्म डिपॉजिट्स हो सकते हैं। टर्म डिपॉजिट मतलब जो कि किसी एक टाइम, फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं ना, जिसमें हम ये कह देते हैं कि ये 2 महीने का है, ये 3 महीने का है, ये 4 महीने का है। तो डिपॉजिट्स किसी भी तरह का टर्म डिपॉजिट हो सकता है, या फिर कौन सा हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट हो सकता है, या करंट डिपॉजिट हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट्स। तो किसी भी तरह के डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, आपके जैसे सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं उनके ऊपर डिपॉजिट जो आपने पैसा जमा कराया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, वो सारा का सारा खर्चा जो है वो हमने 15 में दिखाना है। देन है इंटरेस्ट पेड टू आरबीआई एंड अदर बैंक्स। बिल्कुल रिवर्स है उसका। हमने पहले कहा था कि अगर हमारा पैसा आरबीआई के पास पड़ा है तो आरबीआई हमें इंटरेस्ट देगी, लेकिन अगर किसी और बैंक ने, आरबीआई ने हमारे बैंक में पैसा रखा हुआ है तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो जब हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर ऐड करना है। इसके अलावा किसी भी तरह का इंटरेस्ट हमने किसी को पे किया तो वो हम नंबर 15 में दिखाएंगे। Is that clear? Yes ma'am. Now comes Yes, number ma'am. 16. Number 16 क्या है? That is regarding operating expenses. अब इसका मतलब क्या कि इंटरेस्ट का खर्चा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी खर्चा है तो वो हमने उठा के डाल देना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने लिखा स्टाफ एंड एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन। किसी को आप सैलरी दे रहे हो, वो सैलरी इंटरेस्ट है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये खर्चा हमारा 16 में जाएगा। रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग किस में जाना चाहिए? 16 में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डायरेक्टर फीस, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर। Now you tell me any of this expenditure जिसको आपको नाम से ये लगा हो कि नहीं ये तो 15 में आना चाहिए था, हमने 16 में क्यों लिखा है, ऐसा कुछ है क्या? No मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे खर्चे हमारे किस में जाने चाहिए?
16 में जाने चाहिए। तो 13, 14, 15 और 16 ये चारों स्केड्यूल्स जब हमारे बन जाएंगे तो इनके बनने के बाद हम इनके टोटल यहाँ पर लिखेंगे, नंबर 13 में, नंबर 14 में, फिर इसका ये टोटल आ जाएगा। फिर टोटल के बाद हमने 15 और 16 का टोटल यहाँ पे लिखा और फिर प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी लिखने के बाद हमने ए का टोटल और बी का टोटल किया, उसको दोनों को माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। करंट ईयर के प्रॉफिट में हमने लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट की। लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा। अब इस बैलेंस में से हमने एप्रोप्रिएशंस करनी है, चाहे हमने जनरल रिजर्व में डाला, स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाला, कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन इसमें से जो हमने बिना कहे ही करना है वो क्या है कि हमें करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है और फिर उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes.